हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। तो आज की ये क्लास है बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो केमिकल डायनामिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले के लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो इसमें हम यूनिट 1 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो थी आपकी केमिकल काइनेटिक्स और उसकी थ्योरीज के बारे में। तो केमिकल काइनेटिक्स था इसका फर्स्ट पोर्शन, जो हमने लास्ट रन पर इसका कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपके जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप सभी को पता होगा, जो स्टूडेंट्स रेगुलर हैं, जब हमने इसमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था तब हमने उसके कुछ फैक्टर्स के बारे में भी बात की थी, जैसे कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है, और आपके ये प्रेशर का, टेम्परेचर का किस तरह से रिएक्शन के रेट पर इफेक्ट डालते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की थी। तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं अर्हीनियस इक्वेशन के बारे में। अर्हीनियस इक्वेशन क्या है और ये किसने दी थी, ये तो नाम से ही क्लियर है, अर्हीनियस ने दी थी। और ये इक्वेशन कहती क्या है और इसमें क्या क्या पॉइंट्स आपके आने वाले हैं। तो अर्हीनियस इक्वेशन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ, जो है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, फिलहाल इसको सिर्फ छोटी सी फॉर्म में समझेंगे, छोटी सी डेफिनेशन के तौर पे समझेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी का एक बैरियर होता है, जिस बैरियर को प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट को क्रॉस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिएक्टेंट को क्रॉस करना पड़ता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे इस तरह से समझिए, ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है, और ये आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर मैं मान के चलूँ, यहाँ पर रख दिया मैंने एक एनर्जी का बैरियर, एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर। तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को ये एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए। जो एनर्जी बैरियर होता है, या ये जो एनर्जी होती है जो इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए चाहिए होती है, वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। और इसको हम किससे शो करते हैं? इसको हम ए से शो करते हैं। आप ऐसा ई बना लो या फिर ऐसा ई बना लो, मर्जी आप लोगों की है, ई होना चाहिए। ए एक्टिवेशन एनर्जी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे पहले छोटी सी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी इज एन एनर्जी बैरियर। एक्टिवेशन एनर्जी इज एन एनर्जी बैरियर दैट रिएक्टेंट नीड्स टू क्रॉस, that reactant needs to cross to make product, to form product। ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी अगर आप लिखना चाहते हैं तो, एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये तो हो गई इतनी बात। अब आगे बात करते हैं हमारे अर्हीनियस इक्वेशन की तरफ चलने के लिए। तो मैं आपको बता दूं अर्हीनियस इक्वेशन क्या होती है। अर्हीनियस इक्वेशन होती है के ए ई टू द पावर ई ए अपॉन आर टी। ये होती है आपकी अर्हीनियस इक्वेशन। ये जो है अर्हीनियस इक्वेशन, ये आपके टी टेम्परेचर और के जो आपका रेट कांस्टेंट होता है, इनके रिलेशन को लेकर अर्हीनियस ने दी थी। और इसमें आप देखिए एक बात, यहाँ पर आपका क्या है, हमने ये पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, जब हमने फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग के बारे में डिस्कस किया था तो उसमें आपको बताया था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। लेकिन इस इक्वेशन में आपका कहीं भी रेट नहीं आ रहा है, तो ये किस तरह से होगा, कैसे इफेक्ट करेगा आपका टेम्परेचर। देखो मैं आपको बताऊं, हमने रेट एक्सप्रेशन लॉ के बारे में पढ़ा था, रेट एक्सप्रेशन लॉ के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हम क्या देखते हैं, रेट एक्सप्रेशन लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इक्वल होता है K इंटू ए की पावर n के। ए क्या है यहाँ पर, रिएक्टेंट है, और पावर n उसकी कंसंट्रेशन दी हुई है n क्या है, इसकी कंसंट्रेशन दी हुई है, ठीक है।
अब यहाँ से बात करते हैं जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, मैं शॉर्ट में लिख लूँ इसको, रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन हमारी किसके इक्वल हो जाती है, किसके इक्वल हो जाती है, हमारी के इक्वल हो जा रही थी। कब हो रही थी कि अगर हम 1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम यहाँ पर लेकर कर रहे थे। तो ये भी हमने चीज प्रूव की थी कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होता है, रेट कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि जो आपका टेम्परेचर इंक्रीज अगर हम करेंगे, मान लीजिए हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो आपका रेट कांस्टेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये एक दूसरे पर कैसे करते हैं, डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली डिपेंड करते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेट कांस्टेंट डिक्रीज होगा। ये तो बात क्लियर है। अब बात है हमारी अर्हीनियस इक्वेशन के बारे में। ये क्या है आपका, के है आपका यहाँ से रेट कांस्टेंट, ए क्या है अर्हीनियस कांस्टेंट, ई क्या है आपका एक्सपोनेंशियल होता है, और ये इसकी पावर में है, ये पूरा ये आपका E की पावर में है, माइनस नेगेटिव साइन है, EA एक्टिवेशन एनर्जी है, और ये RT, R क्या है आपका गैस कांस्टेंट है, और T क्या है आपका टेम्परेचर है। ये सारी चीजें दी हुई हैं। तो आज हम अर्हीनियस इक्वेशन की हेल्प से कुछ ऐसी इक्वेशंस को स्टेट करने वाले, कुछ ऐसी इक्वेशंस बनाने वाले हैं जो आपके न्यूमेरिकल फैक्टर्स में भी यूज होती हैं और एक डेरिवेशन के तौर पे भी पूछी जा सकती हैं। तो चलिए, अगर आप इतना नोट करना चाहते हैं तो आप इतना नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम हमारे अर्हीनियस इक्वेशन की तरफ चलते हैं। ये अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे देखिए, अर्हीनियस इक्वेशन की तरफ आते हैं, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे जो आपकी होती है k इज इक्वल टू a इंटू ई की पावर माइनस EA अपॉन RT। ये आपकी क्या होती है, इक्वेशन होती है, जिसमें k इज इक्वल टू क्या है, रेट कांस्टेंट, k इज इक्वल टू क्या है, रेट कांस्टेंट है, a इज इक्वल टू क्या है, अर्हीनियस कांस्टेंट है, a इज इक्वल टू अर्हीनियस कांस्टेंट है, a इज इक्वल टू अर्हीनियस कांस्टेंट है आपका। आते हैं E है आपका एक्सपोनेंशियल, मैं आपको लिखा रही हूँ ताकि आगे जाकर आपको दिक्कत ना हो। एक्सपोनेंशियल है आपका EA एक्टिवेशन एनर्जी, EA एक्टिवेशन एनर्जी है, EA एक्टिवेशन एनर्जी है, और R क्या है आपका गैस कांस्टेंट, R क्या है आपका गैस कांस्टेंट होता है, गैसियस कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, जिसकी वैल्यू आपकी इक्वल होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, ये होती है इसकी वैल्यू। और आगे आपका T है टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन। अब देखो केल्विन क्यों लिया है, जब हम यहाँ पर हमारी क्या दी हुई है, ये एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है। जब यहाँ पर एनर्जी की बात की है तो हम किस में लेंगे, एनर्जी लेंगे हमारी जूल में, जूल में लेंगे। और यहाँ पर हमने केल्विन, मोल पर केल्विन लिया है, इसी वजह से हम क्या लेंगे, टेम्परेचर भी केल्विन में लेंगे। अगर आप यहाँ डिग्री सेल्सियस में लेंगे तो यहाँ भी डिग्री सेल्सियस में लेंगे। ये जो हमारी वैल्यूज होती हैं जूल और केल्विन या डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में, ये हमारी इक्वेशन की वैल्यूज पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। जैसे आप न्यूमेरिकल्स करते हो, उसमें कुछ डिजिट्स का अंतर आ जाता है ना, तो वो इन वैल्यूज की वजह से भी आ जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब हमारी अर्हीनियस इक्वेशन देखते हैं कि हमने मान ली इक्वेशन नंबर 1, ये मान ली हमने इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, टेकिंग लॉग। हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे यहाँ से पहले, टेकिंग लॉग ऑन both sides of equation 1 log लीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, log A। अब देखो ये जो log है आपका, ये नेचुरल log है, मतलब इसके बेस में क्या होता है, बेस में E होता है। अब अगर आपने लास्ट के जितने भी लेक्चर्स हैं वो अटेंड किए होंगे तो आपको पता होगा कि log बेस E से बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो किसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत हमें आज यहाँ पर भी पड़ेगी। तो ये है आपका log A। सॉल्व कीजिए आप यहाँ से, इसको log लीजिए, ये आ जाएगा आपका log, ये k है इधर, a e टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, log k
यहाँ से आ जाएगा log a, log की प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं हम यहाँ पर? log m इंटू n, log m इंटू n इज इक्वल टू क्या होता है? log m प्लस n होता है। क्या होता है? log m प्लस log n होता है। ये हम प्रॉपर्टीज में अप्लाई करेंगे किस वाले टर्म के लिए? इस वाले टर्म के लिए। तो यहाँ से अप्लाई कीजिए, ये क्या आ जाएगा? log a प्लस log e टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर है इतनी बात? अब देखो यहाँ से आप इस वाले फैक्टर को देखो, यहाँ पर हमारा log बेस में क्या चल रहा है? हमारा e चल रहा है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि अगर log बेस e है और e की पावर x है तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाता है? x के इक्वल आ जाता है। जैसे यहाँ पर हम लेके चलते हैं log a इंटू ए टू द पावर x, log a की पावर x, तो वो x के इक्वल होता है। जैसे मान के चलो log के बेस में जो होता है और यहाँ पर log के साथ जो होता है वो उसकी पावर के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी हम log की अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? log k इज इक्वल टू log a और यहाँ से आ जाएगा प्लस, और ये पावर है ना, पावर के इक्वल आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर टी। क्लियर है? आगे देखिए, log k इज इक्वल टू, साइंस को सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा log a माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इसके बाद इसको हम नेचुरल log से बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। मैंने आपसे पूछा था इसका क्या होता है, अगर बेस e से बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 की मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ से क्या आ जाएगा? 2.303 log बेस 10 के, आप चाहो तो यहाँ पर बेस e भी लिख सकते हो सब जगह, अगर आप चाहो तो बेस e। क्लियर है? चलिए, और इधर भी हम बेस e से बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 2.303 की। 2.303 log बेस 10 a माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब इन वैल्यूज को हम सॉल्व करेंगे। जैसे क्या सॉल्व करें? अगर हम यहाँ से 2.303 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दें तो ये सॉल्व हो सकती है बहुत हद तक। कैसे सॉल्व हो सकती है? देखो, यहाँ पे 2.303 है, यहाँ पे 2.303 है, और अगर हमें क्या कर दें, इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दें, नहीं डिवाइड कर दें, तो ये कैसे बन जाएगी इक्वेशन? ये बन जाएगी आपकी log बेस 10k इज इक्वल टू log बेस 10a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये बन गई आपकी यहाँ से इक्वेशन। तो ये जो आपकी इक्वेशन है ये रिलेशन शो कर रही है बिटवीन k एंड t। तो ये आपका आ गया रिलेशन बिटवीन k एंड t, k और t के बीच में रिलेशन आ गया। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे इसमें फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और चलिए अब आगे देखिए, आशा करती हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे इसमें क्या बात करते हैं, देखो आप देख रहे हो यहाँ से कि यह जो k है और t है, इनकी वैल्यू एक दूसरे पर डिपेंड करती है। अब देखो यहाँ से एक्टिवेशन एनर्जी जो है, ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी फिक्स होती है रिएक्शन के लिए। आर्हेनियस कांस्टेंट भी ऑलमोस्ट सारी केमिकल रिएक्शंस के लिए सेम होता है, और ये आपकी k है। तो यहाँ पर r भी क्या है? कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये फिक्स रहता है, और आपका k और आपका ये t है। तो अगर हम यहाँ से इस आर्हेनियस कांस्टेंट की वैसे तो जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस आर्हेनियस कांस्टेंट को हटा करके एक और इक्वेशन स्टेट करेंगे। वो इक्वेशन कैसी रहेगी? वो इक्वेशन ऐसी रहेगी जिसमें आर्हेनियस कांस्टेंट ही नहीं रहेगा, हम इसी को गायब कर देंगे। कैसे करेंगे? तो देखो, हम जानते हैं कि k और t, जो आपका k है और t है, इन दोनों की वैल्यूज डिपेंड करती है एक दूसरे पर। तो हम यहाँ से अब दो कंडीशन मान के चलेंगे। क्या कंडीशन है? मान लीजिए पहली कंडीशन है, इफ किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर क्या है? T1 है। किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर T1 है और उस टेम्परेचर पर आपका रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 है। उस टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 है। और अगर यही मान के चले दूसरी रिएक्शन है
जिसका टेम्परेचर T2 दिया हुआ है और T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू K2 है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू K2 है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। एक्चुअल में हम ये रिएक्शन नहीं लेंगे, हम रिएक्शन कौन सी वाली लेंगे, इक्वेशन मतलब इक्वेशन कौन सी वाली लेंगे मैं आपको बताती हूँ। इक्वेशन जो हम लेंगे ये लेंगे log K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन RT। ये रिएक्शन हमने क्यों ली है, सॉरी इक्वेशन मान लेना अगर रिएक्शन निकल जाए तो मुझसे। तो देखो ये हमने क्यों लिया, हमें अभी इसको सॉल्व करना है। अगर हम इस वाली इक्वेशन को ही उठा लेते हैं तो यहाँ पर आपका 2.303 जो है ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है, मतलब कैलकुलेशन बढ़ा सकता है। वैसे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमारा सिंपल फॉर्म उठाकर चलते हैं जो हमें आगे जाकर सॉल्व करने में ईजी हो। तो हम क्या करते हैं, ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ से ली। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में हम t की जगह T1 और T2 रखेंगे और इस k की जगह पर K1 और K2 रखेंगे। कैसे रखेंगे देखो मैं बताती हूँ कैसे रखेंगे। नाउ log K1 इज इक्वल टू log A, ये तो ऐसा का ऐसे ही रहेगा, माइनस EA अपॉन RT1। ये इक्वेशन मान ली हमने, मान लेना मेरे ख्याल से आपकी ये 2 या 3 बनेगी, तो अभी फिलहाल हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम सेकंड कंडीशंस के लिए लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड कंडीशन है। तो सेकंड कंडीशन के लिए क्या आ जाएगा, log K2 इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन R के, यहाँ पे आ जाएगा T2, क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा। मतलब हमारा अगर रेट ऑफ रिएक्शन K2 है तो टेम्परेचर भी हमें क्या लेना होगा, T2 लेना होगा। रेट ऑफ रिएक्शन K1 है तो टेम्परेचर क्या लेना होगा, K1। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हम पहले से ही 2 कंडीशंस मान के चले हैं। अब क्या करते हैं, अब इसे रेट कांस्टेंट को हमें रेट कांस्टेंट को रखना है और इस फॉर्म को रखना है, हमें अर्हीनियस इक्वेशन को हटाना है। कैसे हटाएंगे आप मुझे बताइए कि अर्हीनियस कांस्टेंट जो है ये log A है, कैसे कैंसिल आउट हो सकता है, आप खुद सोचिए और बताइए। इन दोनों रिएक्शंस को आपस में माइनस कर दो। कैसे करोगे, माइनस करोगे, दूसरी में से पहली रिएक्शन घटा लो। मान के चल रहे हैं हम सेकंड रिएक्शन में से फर्स्ट रिएक्शन घटा रहे हैं। नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, 2 में से इक्वेशन 1 घटा रहे हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log, पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। सेकंड में क्या है, K2 है और हमारी फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, K1 है, तो ये आ जाएगा log K1 आ जाएगा। अब आगे क्या है, ये आपका है, यहाँ से ये रखते हैं, हमारा राइट हैंड साइड का पूरा पोर्शन रखते हैं, तो ये आएगा आपका log A माइनस EA की पावर EA अपॉन RT2 है। अब इसमें से क्या करेंगे, ये वाला पोर्शन माइनस करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस log A, और ये वाला माइनस और पूरा माइनस, चलो पूरा तो बाद में करेंगे, पहले हम देख लेते हैं ऐसी, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, RT1। अब इसके बाद क्या करेंगे, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन RT2 माइनस, अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, log A प्लस EA अपॉन RT1। ये देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, मैंने कैंसिल आउट करके दिखाया, आप कैंसिल आउट नहीं करेंगे क्योंकि लॉग कट के नहीं दिखाए जाते हैं। तो ये आपके कैंसिल हो गए, log A। अब यहाँ पे क्या बचा, ये बचा आपका log K2 माइनस, हर एक स्टेप खोल कर बता रही हूँ मैं आपको, फिर आपके क्वेश्चंस होते हैं कि ये स्टेप कैसे हो गया, ये स्टेप कैसे हो गया। आप हर चीज़ को एक बार पहले ध्यान से देखा करो, फिर जब मैं आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर करने का मैं आपको पूरा मौका देती हूँ, आप तब ले लिया करो। तो ये आ गया आपका, यहाँ से इस प्लस वाले को मैं पहले लिख लूँ, तो ये आ जाएगा EA RT1 माइनस EA अपॉन RT2, इतना आ गया ये। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे।
लॉग की वो लगाएंगे प्रॉपर्टी, log m माइनस एन कितना होता है, log m अपॉन एन होता है, वही आ जाएगा यहाँ से ये, तो ये आ जाएगा log k2 अपॉन k1। और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं कुछ, आप बताइए देखकर खुद कि यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा है, खुद देखिए आप। यहाँ से देखो, यहाँ पे आपका ई ए अपॉन आर कॉमन आ रहा है, तो हम ये कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा ई ए अपॉन आर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, 1/T1 माइनस 1/T2 अंदर बच गया। अब इसके बाद इसका भी एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, होने वाला है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये आर्हेनियस इक्वेशन का जो है ये पूरा। log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा T1 T2 और ये आ जाएगा T2 माइनस T1। अब इसके बाद ये जो log बेस ई चल रहा है इसको आप log बेस 10 में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा, log बेस 10 K2 अपॉन K1 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो इसकी इधर। अरे भाई जब आप बेस 10 में करते हो तो इसी तरह से करते हो ना, 2.303 ऐसे मान के चलो खोल के ही लिख रहे हैं, ठीक है। ई ए अपॉन आर, ये T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये हो गया। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं बच्चे, तो इसको सॉल्व ऐसे करते हैं कि हम इसको हटाने के लिए पूरे इक्वेशन में किससे डिवाइड करेंगे, 2.303 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये जो यहाँ पर r है ये 2.303 r में नहीं बदल जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। तो ये जो आपकी इक्वेशन बनी है ये आपकी फाइनल इक्वेशन बनकर आई है। नीचे विजिबल है ना, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, नीचे पूरा क्लियर दिख रहा है। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन बनकर आती है, ठीक है। अब देखिए ये हो गई आपकी आर्हेनियस इक्वेशन। 3 रिएक्शन आपकी मेन निकल कर आई है, 3 इक्वेशन, मतलब एक तो आपकी इक्वेशन है ये वाली, एक तो इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन है आपकी ये वाली, और एक जो हमने सॉल्व की थी जो आपकी क्या आई थी, मैं इधर लिख दूं उसको, ये आई थी आपकी log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। एक इक्वेशन आपकी ये आई थी। ये 3 इक्वेशन मेन है, इन पर आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं। न्यूमेरिकल्स किस तरह से बनते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए इसी इक्वेशन को ले लो, इस इक्वेशन को लेकर न्यूमेरिकल किस तरह से बन सकता है, आपको 2 रिएक्शन दी जाएंगे जिसमें आपकी पहली रिएक्शन का रेट दिया जाएगा, दूसरी रिएक्शन का रेट दिया जाएगा। आपको पहली इक्वेशन का टेम्परेचर दिया जाएगा, दूसरी का टेम्परेचर दिया जाएगा, आपसे एक्टिवेशन एनर्जी पूछ ली जाएगी, इस तरह से दिए जाते हैं। वहीं अगर दूसरी तरह मैं मान के चलूं, आपको एक्टिवेशन एनर्जी दे देंगे, पहली रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दे देंगे, दूसरी का पूछ लेंगे, टेम्परेचर दोनों का दे देंगे, आपको कुछ वैल्यूज दी जाएंगी, उसके बदले में एक वैल्यू को आपको निकालने के लिए बोलेंगे। इसी तरह से इसमें ले लीजिए, इसमें आपको जैसे आर्हेनियस कांस्टेंट की वैल्यू दे दी, आपको एक्टिवेशन एनर्जी की दे दी, रेट कांस्टेंट की दे दी, टेम्परेचर निकालने के लिए बोलेंगे। इसी तरह से सॉल्व होंगे, ऐसे ही ये सॉल्व होगा। मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी आपकी दे दी, आर्हेनियस कांस्टेंट की वैल्यू दे दी, K दे दिया, T पूछेंगे, R आपका फिक्स होता ही है, मैंने आपको वैल्यू लिखा दी है, कितनी होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, R की वैल्यू जूल पर मोल केल्विन में। क्लियर है? तो ये हो गई आपकी आर्हेनियस इक्वेशन। अब मैं आपको इस पूरी इक्वेशन का निचोड़ बताती हूँ। आर्हेनियस इक्वेशन को लेकर एक स्टेटमेंट दिया गया है। वो स्टेटमेंट क्या है? वो स्टेटमेंट ये है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं तब बताऊंगी आपको। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं तो ये कहती हूँ कि आप वीडियो पॉज करके नोट किया करो, साथ के साथ अपने नोट्स बनाते चलो, आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो अब देखिए वो स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। आपका स्टेटमेंट क्या दिया गया है? स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि अगर हम किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर सिर्फ 10 डिग्री बढ़ाते हैं, कितना 10 डिग्री सेल्सियस हम बढ़ाते हैं, तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर ही 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर ही उसका रेट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये शॉर्ट नोट में आ जाता है, वेरी शॉर्ट में आ जाता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछ लिया जाता है, अगर आपके में ऑब्जेक्टिव्स हैं तो, कि आपका टेम्परेचर में
10 डिग्री रेज करने पर, सिर्फ 10 डिग्री बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ये नोट करना अलग से इंपॉर्टेंट डालकर। इफ वी रेज 10 डिग्री इन टेम्परेचर, 10 डिग्री इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर में 10 डिग्री की बढ़ोतरी करते हैं, देन रेट कांस्टेंट क्या होगा, रेट कांस्टेंट विल बी डबल। कैसा हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। जैसे मान लो कि कोई भी रिएक्शन है जिसका T1 पर टेम्परेचर T दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट आपका उसका क्या दिया हुआ है, K1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, K1 दिया हुआ है। फिर दूसरी तरफ अगर हम इसी टेम्परेचर में 10 डिग्री बढ़ाते हैं, जैसे मान लो ये फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड रिएक्शन है, इस तरह से अभी अज्यूम करके चलो। पहले कोई रिएक्शन दी T1 टेम्परेचर पर, उसका टेम्परेचर T है, इसको 10 मान लो, इसको 20 मान लो, चाहो तो 30 मान लो, जितना मर्जी है उतना अज्यूम करके चल सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पर लेकर चल रही हूँ कि हमें T डिग्री यहाँ पर कुछ टेम्परेचर दे दिया, और अगर हम कुछ टाइम बाद इसी टेम्परेचर में 10 डिग्री बढ़ा देते हैं, और उस टाइम पर उसका रेट कांस्टेंट क्या होता है, K2 होता है। रेट कांस्टेंट K2 होता है, तब ये स्टेटमेंट कहता है कि आपका जो ये रेट कांस्टेंट होगा ये आपका डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा पहले वाले का। जैसे मैं आपको कहूँ, सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, आपको कोई रिएक्शन दी जिसका टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री है, या चलो मान लो 25 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है, और उस पर आपके रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, K1 है। ठीक है, और अगर हम कुछ टाइम बाद इसी टेम्परेचर में सिर्फ 10 डिग्री बढ़ा रहे हैं, यानी कि 25 प्लस 10 कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, 35 कर रहे हैं, और उस टाइम पर आपका रेट कांस्टेंट कितना है, K2 है, तब ये स्टेटमेंट कहता है कि जो आपका रेट कांस्टेंट होगा 10 डिग्री बढ़ाने के बाद जो रेट कांस्टेंट आएगा, यानी कि K2 आएगा, वो पहले वाले का दुगना आएगा। कितना आएगा, पहले वाले का दुगना आएगा। ये स्टेटमेंट याद रखना, बस ये स्टेटमेंट आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये था आपका आर्हीनियस का इक्वेशन। अब इसके बाद है आपका कुछ और टॉपिक्स हैं इस यूनिट में, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। आज हम करेंगे इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो आप प्लीज़ इंस्टाग्राम पे किया करें। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो भी क्वेश्चंस हुआ करें आप प्लीज़ यहाँ मैसेज कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको दिए जाते हैं। थोड़ा ऐसा हो जाता है, लेट हो जाते हैं, इतने सारे कमेंट्स होते हैं, इतने सारे आंसर्स होते हैं, कम से कम 100-200 बच्चों के रोज़ रिप्लाई करने होते हैं, पूरी टीम होती है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर अपनी आईडी बनाइए। आईडी बनाकर सर्च करना, हर एक सिंगल स्टेप बता रही हूँ आपको। आईडी बनाकर सर्च करना फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिलेगा जहाँ आपको वीडियो जो होती हैं, आपकी जो डेली क्लासेस होती हैं, उनका लिंक, टाइमिंग सब आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिए जाते हैं, डेली भेजे जाते हैं। क्लासेस होती हैं आपकी, रेगुलर क्लासेस होती हैं, केमिस्ट्री तो आपकी ऑलमोस्ट रेगुलर ही होती है, तो आपको सारी क्लासेस के लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रन पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।